हाँ, हेलो। यस, आवाज आ रही सबको? ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें पहले, है ना। और रिवीजन में हमने क्या बताया था कि आप अगर देखो तो स्किन में क्या होता है, यहाँ पे प्लेक्स बन जाते हैं, है ना। ये प्लाक्स जो बनते हैं वो क्या होता है, जैसे जो एलर्जी आप देखते हो ना, कभी आपने एलर्जी देखा होगा या कभी चीटे ने काटा होगा। तो ये चीटी चीटा काटता है तो वहां पे आपने देखा होगा थोड़ी सी स्किन उभर जाती है ना। वैसा ही प्लाक्स होते हैं। तो एलर्जिक प्लाक्स थोड़े बड़े बड़े से बन जाते हैं। और उसके ऊपर जो है स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब जैसे मछली में मैंने बताया था कि स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर जिसको हम उखाड़ सकते हैं। तो इसमें स्किन का प्रोलिफरेशन होता है। और वो प्रोलिफरेशन इतना ज्यादा होता है कि वो हम उसको उखाड़ उखाड़ के निकाल सकते हैं, या वो पाउडर फॉर्म में झड़ने लगता है ना। इसीलिए सिल्वरी स्केल्स बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, ये इस टाइप का ये है, ये है ना। इसमें आप इसको अगर पकड़ के थोड़ा थोड़ा उधेड़ेंगे तो ऊपर से ये निकल भी जाएगा, है ना। थोड़ी थोड़ी सी पपड़ी टाइप की निकल जाएगी। तो ये आपके सिल्वरी स्केल्स हैं। तो ये बहुत डायग्नोस्टिक है, किसी जांच की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक दो बार देख लोगे मरीज, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सोरियासिस है। ठीक है। अब इसमें दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि नेल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना, सोरियासिस में। नेल्स में क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी। तो एक हमने बताया था कि डिसकलरेशन, नेल का कलर चेंज होने लगता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, पिटिंग। पिटिंग का देखो, आज मुझे एक थोड़ी सी रियल सी फोटो मिली है ना, मैंने वो लगा दी थी, आप अगर देखोगे। ये देखो, ये ये यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये आपका पिटिंग वाला एरिया है, दिस। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे पिटिंग सी दिख रही है। छोटे छोटे से गड्ढे दिख रहे हैं आपके, है ना, पिटिंग। ठीक है। तो इस टाइप की पिटिंग्स आपको दिख सकती हैं, राइट। और फिर हमने क्या बताया था, ओनाइकोलाइसिस। अच्छा, ये एक बड़ी खास बात होती है, हमेशा याद रखो कि सब चीजें सब में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम सब में मिलेंगे। ठीक है। तो पिटिंग के अलावा जैसे यहाँ पे, है ना, ये मैंने बताया था कि जो नेल बेड है, नेल बेड से ये अलग होने लगता है। जो ऊपर का जो है हमारा नेल है ना, खास तौर से जो टिप वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं ओनाइकोमेडेनेसिस, है ना, प्रॉक्सिमल सेपरेशन ऑफ द नेल प्लेट। ठीक है। और हमने बताया था कि ऐसे ऐसे कई बार उभरी हुई या अंदर घुसी हुई लाइनें बन जाती हैं जिनको ब्यूस लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये नेल्स में तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक डिस्कलरेशन हो गया, बल्कि चार चीजें हैं, एक पिटिंग हो गया, है ना, एक ओनाइकोमेडिसिस होगी, और ब्यूस लाइन होगी। ठीक है। ये वाला वर्ड इतना कॉमन नहीं है ना। ओनाइकोलाइसिस भी इसकी जगह हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। तो वो आप याद कर सकते हो, वो कंपेरेटिवली आसान है और ज्यादा यूज करते हैं। ये भी एक सोरियासिस का तरीका है। देखो, इसमें स्केल्स इसमें भी पड़े हुए हैं। तो ये भी, ये देखिए, स्केल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये भी इस टाइप की भी सोरियासिस बहुत तरीके की होती है ना। मैं आपको बिल्कुल बस बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें इस टाइप की भी सोरियासिस आपको मिल सकती है, राइट। ये देखो, ये भी, ये क्या है आपका, ये स्केल्स, है ना। ये यहाँ पे स्किन देखो उधड़ रही है, ये आप इसको उधार सकते हैं, ये है ना। तो यहाँ पे दिख रही है, ये भी एक तरीके की स्केलिंग ही हो रही है। ठीक है। तो ये भी आपको पता हो गया कि स्केलिंग क्या है, राइट। फिर हमने कहा था कि इसमें कभी कभी क्या होते हैं, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये तीन चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी थी, एक स्किन में चेंजेस आते हैं, एक नेल्स में, और एक हम लोग बोलते हैं सोरिएटिक आर्थराइटिस, है ना। जॉइंट्स में जो बोलते हैं, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, सोरिएटिक आर्थराइटिस। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, है ना। और ये सोरिएटिक अर्थराइटिस है ना। इसके अलावा माइल्ड इचिंग कभी कभी क्या होता है, इन सब में हल्की हल्की खुजली होती है। डायग्नोसिस बनाने के लिए कोई जांच की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ हम लोग जो है ना, डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे मान लो नेल्स है, तो नेल्स में फंगल इन्फेक्शन भी इसी तरीके के होते हैं। तो हम इसलिए जो है बायोप्सी वगैरह करा लेते हैं, स्क्रैपिंग वगैरह देख के, KOH वगैरह से करा लेते हैं कि कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं
है ना। अदरवाइज अगर जो है सब चीजें मिलती हैं किसी किसी पेशेंट में, टिपिकल स्किन लीजन भी है, नेल में लीजन भी है, तो आपको वो भी जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा कि ये सोरिएसिस है। ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको, कल हमने अच्छे से समझाया था आपको। अब अगर आप देखो तो सोरिएसिस में बहुत सारी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन मेडिसिन है वो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, है ना। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स की खास बात क्या है कि मेनली हम लोग टॉपिकल यूज करते हैं, है ना, तो टॉपिकल यूज ओनली। ठीक है, आपको खिलाने वाली दवा नहीं खिलानी है ना। फायदा तो हो जाएगा खिलाने वाली दवा से, लेकिन वो नुकसान ज्यादा करती है, क्योंकि जैसे ही आप बंद करोगे तो एकदम फ्लेयर हो जाएगा, एकदम से वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको केवल टॉपिकल यूज यानी कि लगाने वाली दवाइयां यूज करनी है कार्टिकोस्टेरॉइड्स की, है ना। फिर कैल्सिपोट्राइयाल है, टेजारोटीन है, कोलतार है, पूवा है, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन हम लोग कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स की कौन कौन सी दवाइयां हैं और कौन कौन सी क्रीम्स या ऑइंटमेंट आते हैं। ये तुम लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा। ये देखो, एक तो पहले आप ये समझ लो, है ना, कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स को हम लोग जो टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनको तीन पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको तीन पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक जो पोटेंट, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पोटेंट है, या वेरी पोटेंट कर लो, वेरी पोटेंट। दूसरा मॉडरेट पोटेंट। और तीसरा माइल्ड पोटेंट। ठीक है, तो वेरी पोटेंट, मॉडरेटली पोटेंट एंड माइल्ड पोटेंट। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितना लिपोफिलिक है, मतलब लिपिड डिजॉल्विंग कितना है। क्योंकि जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा पोटेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है, मोर लिपिड सॉल्युबल, मोर पोटेंट। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी लिपिड सॉल्युबल अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्ब बहुत तेजी से होता है ना। तो एब्जॉर्ब फास्टर, अगर मोर लिपिड सॉल्युबल है तो एब्जॉर्ब फास्टर, और इसीलिए क्या हो जाता है, मोर पोटेंट। ठीक है, तो पोटेंसी हमारी डिपेंड करती है कि कार्टिकोस्टेरॉइड कितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है, उसी के हिसाब से डिपेंड करती है। अब जो हमारे ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनका इनके क्या क्या एक्शंस होते हैं, मैं आपको पहले एक्शंस भी बता दूं। इनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्शंस बताने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें बता दूं कि आप लोग याद आ जाए कि ये कौन सी दवाइयां हैं, कौन सी क्रीम है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सबसे पहले है वेरी पोटेंट, वेरी पोटेंट। और वेरी पोटेंट में जैसे बेक्लोमेथासोन, ये सबने सुना होगा, बेक्लोमेथासोन। बेक्लोमेथासोन है ना, कई इसमें आती है ना, 0.025 या पॉइंट। और ये क्रीम आपने बेटनोवेट एक सुनी होगी, ये सब लोगों ने सुनी होगी आई थिंक, बेटनोवेट। ये ब्रांड नेम हो गया, बेटनोवेट क्रीम या आइंटमेंट, है ना। ये क्या हो गया, आपका ब्रांड नेम हो गया। बेटनोवेट में कौन सी ड्रग है, तो बीटा मेथासोन है, बीटा मेथासोन। इसके अलावा और भी बेकलेट के नाम से है, टॉपिकासोन के नाम से है, बहुत सारे हैं। तो ये बहुत ही पोटेंट कार्टिकोस्टेरॉइड है बेक्लोमेथासोन, मतलब बहुत तेजी से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, और वहां पे अपना जाके काम करेगा। ठीक है, तो बेटनोवेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसमें ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपने सुनी होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक आपने ये बहुत कॉमन सुना होगा, क्लोबिटासोल। नहीं सुना है तो ये सब आप याद कर लेना, आप देखने लगोगे आपके आसपास, आपके घरों में, रिश्तेदारों के यहाँ ये सारी दवाइयां आपको दिखने लग जाती हैं। ठीक है, डेक्सामेथासोन तो इसकी कई बार आप टेबलेट टेबलेट भी देख लेते हो और क्रीम भी देख लेते हो। ठीक है, तो ये आप देख लेना इसमें। इधर ब्रांड नेम में अगर आप देखो तो डेकाड्रान की तो टेबलेट, टीनोवेट शायद आपने या लोबेट वगैरह सुना हो,
लोबेट या टीनोवेट, ये पॉपुलर है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये पॉपुलर है। इसके बाद अगर आप देखो, ये मॉडरेट पोटेंट है ना। इसमें फ्लुकिडासोन, क्लोबीटासोल, क्लोबीटासोल आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा, क्लोबीटासोल, है ना। और ट्राइएमसिनोलोन, हाइड्रोकार्टिसोन तो आते ही आता है, खैर हाइड्रोकार्टिसोन। ठीक है, तो ये कौन सी है, मॉडरेट पोटेंट है। और फिर आप देखोगे माइल्ड वाली, माइल्ड वाली में आपके पास एक है हाइड्रोकार्टिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन। ठीक है, इसमें जैसे ये लाइकॉर्टिन आपने देखा, लाइकॉर्टिन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्टिसोन ये सबसे माइल्ड है, तो ये आप एक याद कर लो, है ना, इसको याद कर सकते हो क्योंकि ये एक ही है। एक आप इधर ये याद कर लो, और एक आप स्ट्रांग वाली याद कर लो। स्ट्रांग वाली कौन सी है, डेक्सामेथासोन, है ना, बेक्लोमेथासोन, ये वाली। ठीक है, बीटामेथासोन, बेक्लोमेथासोन, बीटामेथासोन भी याद कर लो। ठीक है, तो एक दो मैंने आपको बता दी, याद कर लो। तो एक बार जरा चैट सेक्शन में आओ। अब आप सबसे पहले देखो, और आप लोग बताओ कि आप में से कितने लोगों ने इनमें से कोई भी क्रीम देखी है, यस या नो। बेटनोवेट तो बहुत लोगों ने देखी होगी, कितने लोगों ने बेटनोवेट देखी है, यस। जिसने जो देखी है नाम लिखो, किसने कौन सी देखी है, किसने कौन सी देखी है। बेटनोवेट देखी है, बेटनोवेट जी देखी है, बेटनोवेट सी, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट इज वेरी पॉपुलर। यस, बेटनोवेट इज वेरी पॉपुलर। सबने बेटनोवेट ही देखी है किसी ना किसी फॉर्म में। हाइड्रोकार्टिसोड देखा है, क्लोबिट जी, क्लोबिटा जीएम, बिल्कुल। लोबेट जीएम, यस, लोबेट अभी हमने बताई थी, है ना, लेकिन जीएम शायद जेंटामाइसिन होती है इसके साथ में, क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ भी है। क्लोबिटा जीएम, है ना, तो ये सब एंटीबायोटिक्स के साथ में है। कैंडिड बी, कैंडिड बी में भी शायद बेक्लोमेथासोन है, बिल्कुल बेक्लोमेथासोन है या बीटामेथासोन है ना। तो ये आपको मिकोनाजोल नहीं, मिकोनाजोल इज एंटी फंगल, राजकिशोर, मिकोनाजोल इज एंटी फंगल, दिस इज नॉट कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। ठीक है, दिस इज नॉट कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। तो आपने अपने घरों में ये सारे, कैंडिड बी में, कैंडिड बी में दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें एंटी फंगल के साथ एक एंटी कार्टिकोस्टेरॉइड भी कोई ना कोई होती है ना, शायद बेटोमेथासोन या बेक्लोमेथासोन में कोई है। ठीक है, तो सबने देखी है। अब आप देखो, अब ये दवाइयां कब और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, और इनको हम लोग सोरिएसिस में भी यूज करते हैं। ठीक है, सोरिएसिस में भी यूज करते हैं। तो आखिर इनके क्या काम होते हैं, इन दवाइयों को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दीज आर दी वेरी पॉपुलर मेडिसिन। और आप सब लोगों को पता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स के ट्यूब। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सोरिएसिस में तो यूज करेंगे करेंगे, है ना, और इसके अलावा और कहाँ कहाँ इन क्रीम्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इनके एक्शंस देखो क्या है ना। जो हमारे टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, आपको इनके एक्शन याद करने हैं। तो क्या क्या इनके एक्शन होते हैं। तो एक तो सबसे पहला, एंटी इन्फ्लेमेटरी, नंबर वन, एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब अगर कहीं पे स्किन में इन्फ्लेमेशन है तो हम इन क्रीम को दे सकते हैं। दूसरा, इम्यूनोसप्रेसिव, यानी कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो कार्टिकोस्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, आप सबको पता है ना। तो टॉपिकल वाले भी इम्यूनोसप्रेशन, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीजेज में दे सकते हैं। तीसरा, स्किन में इनका काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड सप्लाई को काम करते हैं। और चौथा इनका है एंटी प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन को कम करते हैं। तो समझ में आ गया। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है ना, तो हम इन दवाइयों को यूज कर सकते हैं।
राइट। अब आप बताओ, जब सोरिएसिस में हम यूज करते हैं तो सोरिएसिस में इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है? सोरिएसिस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इंपॉर्टेंट, जो कार्टिकोस्टेरॉइड हमें फायदा देगी? आप लोग लिख के बताओ। वेरी गुड। आकांक्षा, काजोल, एंटी प्रोलिफरेटिव। वेरी गुड। प्रोलिफरेशन, क्योंकि ये हमने स्किन में क्या बताया था, स्किन में सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोलिफरेशन को कम कर रहा है ना। और अगर प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो हमारे स्केल्स नहीं बनेंगे, है ना, और हमारे प्लाक्स नहीं बनेंगे, है ना, तो ये फायदा हो जाएगा। तो एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जैसे मुकुंद ने बताया, इम्यूनोसप्रेसेंट। तो अगेन इम्यूनोसप्रेसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी से प्रॉब्लम है, तो सोरिएसिस में, तो वो भी कुछ ना कुछ आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। तीसरा बताओ, तीसरी कोई प्रॉपर्टी आपकी काम आ सकती? मनीषा, वेरी गुड। एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि कल मैंने बताया था कि वहां पे इन्फ्लेमेशन भी होता है, जो प्लाक्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, इचिंग हो जाती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा भी अगर देखो तो वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर ब्लड कम होगा तो प्रोलिफरेशन कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये चारों प्रॉपर्टी इसकी सोरिएसिस में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम लोग इनको यूज करते हैं एज ए फर्स्ट चॉइस ड्रग। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप देखो इसके बाद, आप पहली बात तो ये समझ लो कि ये सब जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, है ना, केवल आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। क्योर नहीं करते हैं, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट, नॉट क्योर। क्योर नहीं करते हैं, बीमारियों को क्योर नहीं कर सकते, है ना। और रिमिशंस भी उतने इफेक्टिव नहीं करते हैं, मतलब टेम्परेरीली जो हमारा एक कम हो जाती है बीमारी, तो इसीलिए कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ हमें कोई ना कोई और क्रीम भी देनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट प्लान भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक लेकिन आई थिंक कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आप देखो, ये ट्रीटमेंट प्लान है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रीटमेंट, अब ये आप लोग बेसिकली समझ लो कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये लैडर बना दिया गया है, लैडर सीढ़ी बन गई है। दिस इज लाइक जस्ट, ठीक है, ये सीढ़ी बन गई इस टाइप से। ठीक है, इसमें जो हम लोग शुरुआत करते हैं, देखो आपने क्या बताया, मैंने कार्टिकोस्टेरॉइड से, और कार्टिकोस्टेरॉइड अकेले इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, तो इसके साथ में कोई और ड्रग ऐड कर देते हैं। जैसे कल हमने आपको कैल्सिकोट्राइल के बारे में बताया था, या कोलतार के बारे में बताया था, है ना, तो इनमें से कोई एक या दो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग दो, फोटोथेरेपी है, लाइट थेरेपी है ना, लाइट थेरेपी, जिसमें हम लोग लाइट डालते हैं मशीन से, है ना, या सनलाइट से, पहले हम लोग सनलाइट से करते थे, लेकिन अब हम लोग एक स्पेसिफिक ब्रांड में, है ना, कि कितनी बैंडविड्थ में देना है, तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फिर हम लोग सिस्टमिक या ओरल में आते हैं।
ओरल में अगर हम आपसे बोलें तो आप एक याद कर लो यहाँ पे, जैसे मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, तो आप मिथोट्रिक्सेट याद कर लो ये। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, मिथोट्रिक्सेट। है ना, बाकी भी हैं, सेक्लोस्पोरिन भी दे सकते हैं, कुछ टीएनएफ अल्फाइन। लेकिन क्योंकि इतनी कॉमन, आपको ट्रीट नहीं करना है इस बीमारी को, आपको पहले स्टेप पे ही खत्म कर देना है ना, क्योंकि एक मरीज भी भाग जाएगा, वो थोड़ा एक्सपर्ट के पास चला जाएगा। है ना, और आपको भी उस लेवल तक नहीं जाना है, आपका लेवल बस यहीं पे खत्म हो जाता है। जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है ना, जिसमें आपको कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ इनमें से कोई क्रीम मिला के दे देनी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया, तो ये तरीका होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होता है इसमें, कि इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी, जैसे हम लोग लैडर पे ऊपर चढ़ते जाएंगे, है ना, तो इसमें सबसे कम साइड इफेक्ट है, इसमें और ज्यादा साइड इफेक्ट है, और इसमें और ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो जैसे जैसे हम लैडर में ऊपर चढ़ते हैं, वैसे वैसे साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे लैडर में हम ऊपर चढ़ते हैं, वैसे वैसे इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है ना। इसका मतलब समझ गया? इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग अगर कम लीजन है, अगर कम है आपके पास, है ना, जैसे हम लोग इसको, एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा तरीका जो है, एक बॉडी सरफेस एरिया से हम लोग नापते हैं। है ना, तो अगर हमारा बॉडी सरफेस एरिया लेस देन 10% है, बॉडी सरफेस एरिया, मतलब पूरी बॉडी के हिसाब से आपके अभी सिर्फ 3-4 लीजन है, छोटे छोटे हैं, सेंटीमीटर्स में है ना, पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपका सिर्फ इसी पहले वाले से काम हो जाता है। आप कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ में कोई एक और क्रीम दे दो, कैल्सिपोट्रायोल या कोई भी, और उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 10% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना, तो फिर आपको यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये वाले देने पड़ते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपके, मोर देन 10% अगर हैं, तो फिर आपको ये वाली थेरेपी देनी पड़ती है, मोर देन 10%। ठीक है, तो अब मैं पहले वाले स्टेप पे बात करता हूँ। ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान पे आ जाओ। बॉडी सरफेस एरिया समझते हो ना, है ना, कि टोटल बॉडी का कितना है, तो 10% बहुत छोटा है, यानी कि 2-4 लीजन है, छोटी मोटी जगह पे इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, और मोटा मोटा आप ये कर लो, लेस देन 10% एंड मोर देन 10%। ठीक है, लेस देन 10% में आपका क्या है, स्टेप 1, जो सीढ़ी का स्टेप 1 था, और ये आपका स्टेप 2 एंड 3। ठीक है, तो मोर देन 10% में आप स्टेप 2 एंड स्टेप 3 पे आ जाओगे। अब अगर लेस देन 10% है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट में आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यही आपको अगर ज्यादा से ज्यादा मरीज का यहीं तक ट्रीटमेंट करना है। तो एक आप कोई क्रीम लिख दोगे, टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे देते हैं, ट्वाइस डेली, ट्वाइस डेली, यानी कि आपको 2 बार लगाना है, ट्वाइस डेली। ठीक है, इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई विटामिन डी एनालॉग दे देते हैं। तो विटामिन डी एनालॉग। ठीक है, अब इसमें विटामिन डी एनालॉग, है ना, जैसे कैल्सिपोट्रायोल, और कैल्सिट्रायोल। ठीक है, ये विटामिन डी वाली जो दवाइयां आती हैं, इसको भी हम लोग ट्वाइस डेली देते हैं, ट्वाइस डेली, यानी कि वो भी 2 बार लगानी है, ये भी 2 बार लगानी है। लेकिन यहाँ भी आपको एक बात ध्यान रखनी है ना, और वो जैसे कि हमने वहां पहले कहीं पे पढ़ा था, कि दोनों एक साथ नहीं लगानी, तो डिफरेंट टाइम पे लगानी है। तो बोथ क्रीम शुड बी अप्लाइड एट डिफरेंट टाइम।
ये खास बात हो गई, है ना। आपको साथ में, नॉट कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब होता है साथ साथ। ये नहीं कि 2-4 मिनट के अंतर पे वो भी लगा ली और वो भी लगा ली, क्योंकि दोनों एक साथ कॉम्पेटिबल नहीं है ना, असर नहीं करेंगी। तो आप क्या करो बीच में, है ना, 4-4 घंटे का डिफरेंस रख लो। 4 बार लगानी है, एक आपने 8 बजे लगाई मान लो, ये 8 AM पे लगा रहे हो, है ना, तो ये आप, है ना, 10 AM पे लगा लो, 2 घंटे का डिफरेंस रख लो, 11 AM पे लगा लो। फिर आपने इसको रात में 8 PM पे 2 बार लगाना है ना, तो ये आपके, ये 11 PM पे, है ना, तो 3-3 घंटे का डिफरेंस आ गया आपका। अब आप समझ गए, तो एक साथ नहीं लगानी है, दोनों क्रीम में थोड़ा सा अंतर रखना है, 2-3 घंटे 4 घंटे का आप अंतर रख दोगे, राइट। तो समझ में आ गया ट्रीटमेंट। तो ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये है, जो ज्यादातर हम लोगों को करना है, ठीक है। और इसको देने के बाद होता है क्या है, जो लीजन्स होते हैं वो आपके ठीक होने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही लीजन्स ठीक हो जाए, तो आफ्टर क्लियरेंस ऑफ लीजन्स, क्योंकि धीमे धीमे जो आपके वो चकत्ते पड़े हुए थे, जो प्लैक्स थे, वो आपके कम होने लगेंगे, बैठने लगेंगे। जैसे ही वो बैठने लगे, तो आपको क्या करना है, स्टॉप कार्टिकोस्टेरॉइड्स। आपको कार्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम रोक देनी, ठीक है। लेकिन, ठीक है, एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ विटामिन डी एनालॉग्स ट्वाइस और वंस वीकली, सॉरी, वंस डेली। उसको भी हम लोग डोज कम करते हैं, अगर विटामिन डी की भी कोशिश करेंगे कि एक ही बार में काम चल जाए, 2 बार ना लगाना पड़े। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाता है, कार्टिकोस्टेरॉइड हमेशा याद रखो, ना खिलाने वाली, ना खाने वाली, ना लगाने वाली, ये कभी भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं करा जाता है। मरीज को जैसे ही फायदा हो, वैसे ही हम लोग उसको रोक देते हैं। ज्यादातर बीमारियों में खाने वाली दवाइयों में भी हम लोग रोक देते हैं, और लगाने वाली में भी हम लोग रोक देते हैं। ये जब हम एंटी फंगल पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया, ठीक है। तो आपकी दूसरी वाली क्रीम चलती रहेगी, विटामिन डी वाली, लेकिन आपकी कार्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट अब आपको समझ में आ गया, सोरियोसिस का फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट। ये जो हमने लैडर आपको दिखाया, ये वाला, ये यही वाला लैडर, है ना। इसको आप इस टाइप से भी, हम इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा करना है, तो हम इसको ऐसे कर दो आप, कि कार्टिकोस्टेरॉइड एक साथ आपने ले लिया, और ये तीनों आपने एक साथ ले लिया, ठीक है, और कार्टिकोस्टेरॉइड प्लस, है ना, एनी 1, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। ये आपका स्टेप 1 हो गया। फिर ये स्टेप 2 में क्या आ गया, पूवा एंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, ठीक है। तो इसको भी अब मैं बता देता हूँ, अगला स्टेप क्या है। तो अब मोटा मोटा मान के चलो कि अगर मोर देन 10% है, मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया, अगर ज्यादा एरिया में है, तो आपको टॉपिकल क्रीम से काम नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, पहला स्टेप क्या है फिर आपका, ANB UVB। अब इसका आप फुल फॉर्म याद कर लेना। NB हम लोग बोलते हैं नैरो बैंड, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। और ये सब आपका क्या है, ये सब लाइट थेरेपी है ना, ये क्या है, लाइट थेरेपी। मोर देन 10% अगर है, तो हम लोग लाइट थेरेपी देते हैं। तो बहुत सारी मशीनें आती हैं, जिनमें से हम लोग स्पेसिफिक लाइट देते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा फोटोथेरेपी, है ना, जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एक हल्की नीली रंग की लाइट में वो नीचे रखे जाते हैं। तो ऐसे ही सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए आपकी छोटी छोटी मशीनें आती हैं, जहाँ पे लीजन के ऊपर हम लोग लाइट डालते हैं टॉर्च की तरह। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, उससे निकलते हैं। ठीक है, और ये हमको देने होते हैं, और ये हम लोग देते हैं 3 टाइम्स वीकली, है ना, सप्ताह में 3 बार, यानी कि लगभग आप अल्टरनेट डे आपको देना है। ठीक है, तो ये एक आपका तरीका है जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इससे नहीं ठीक होता है तो बी, नेक्स्ट थेरेपी, इफ नो रेस्पॉन्स। ठीक है, बल्कि 1 8 देता हूं। तो अगर नहीं रेस्पॉन्स आता है तो फिर हम लोग अब क्या यूज करेंगे, पूवा, कल बताया था जो हमने, पूवा। और पूवा क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया था, है ना। पी से यहाँ पे क्या है, सोरेलिन प्लस अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन। तो यहाँ पे ये हम लोग एक दवाई भी खिलाते हैं, सोरेलिन, और अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन देते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर अल्ट्रावायलेट बी से नहीं ठीक हो रहा है तो हम लोग फिर अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन देते हैं। लेकिन इसका एक हमारा रिस्क है, रेड से कर देता हूँ। रिस्क क्या है इसके साथ, इसको देने से स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, क्योंकि आप अगर स्ट्रॉन्ग लाइट अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन देते हैं तो इससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, खास तौर से जो लोग गोरे लोग होते हैं, अगर गोरे लोग हैं तो उसमें ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा रिजर्व रखते हैं, है ना, और ये लास्ट में ही यूज करते हैं। ठीक है, सो सो पूवा इज रिजर्व फॉर रेजिस्टेंट एंड सीवियर केसेस। ठीक है, ये नहीं कि पहले ही मरीज आ गया तो आपने दे दिया। तो आप लैडर वाइज करो, है ना। अगर बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत लेट स्टेज में आ रहा है, तब तो आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर छोटी मोटी स्टार्टिंग है तो आपको सीधे सीधे आइंटमेंट देना है, कुछ नहीं देना है ना। फिर अगर बढ़ गया है तो आपको अल्ट्रावायलेट बी देना है, और अल्ट्रावायलेट बी से नहीं ठीक होता है तो अल्ट्रावायलेट ए देना है। ठीक है, और अगर इससे भी नहीं ठीक होता है ना, तो फिर आप ओरल थेरेपी पे आओगे। ओरल ड्रग्स, अब ओरल ड्रग्स में हमारी कौन कौन सी हैं। तो ओरल ड्रग्स में आपके पास एक तो मिथोट्रिक्सेट दे सकते हो, मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट भी हमारी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है, मैंने पहले आपको पढ़ाई हुई है ना, एंटी कैंसर भी है। और मिथोट्रिक्सेट हम लोग 25 मिलीग्राम इसको वीकली देते हैं, वंस वीकली, वंस वीकली। तो 25 मिलीग्राम देते हैं वंस वीकली, along with folic acid, along with folic acid 1 to 2 मिलीग्राम डेली। ये एक आपको याद रखना होता है, मिथोट्रिक्सेट के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम लोग मिथोट्रिक्सेट देते हैं तो इसके साथ में फोलिक एसिड देना पड़ता है ना। और ये फोलिक एसिड क्यों देना पड़ता है, टू एंटागोनाइज, टू एंटागोनाइज साइड इफेक्ट ऑफ मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, क्योंकि मिथोट्रिक्सेट हमारा फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है ना, फोलेट एंटागोनिस्ट। मिथोट्रिक्सेट क्या है, इट इज ए फोलेट एंटागोनिस्ट। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
तो फोलेट पे ये चूंकि काम करता है, फोलेट के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए उसकी टॉक्सिसिटी ना हो, है ना। तो इसको हम लोग फोलिक एसिड देना पड़ता है, डेली डेली थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, जिससे कि हमारा काम भी बन जाए और साइड इफेक्ट भी ना आए। और इसको हम लोग ज्यादातर वीकली देते हैं, है ना। मिथोट्रिक्सेट को सप्ताह में एक बार दिया जाता है। तो आप मिथोट्रिक्सेट फिर यूज कर सकते हो ओरल मेडिसिन में। और या दूसरी एक मैंने आपको बताई थी, एसिट्रेटिन। ठीक है। और भी हैं, है ना, एटसेट्रा लिख देता हूँ, पर आपको अब उतना याद नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये बीमारी ऐसी है ना, कि आपको बस फर्स्ट स्टेप आपको करना है, सेकंड और थर्ड स्टेप बड़े डॉक्टरों के लिए छोड़ देना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए छोड़ देना है, जहाँ पे पूवा और पूबी की बात शुरू हो जाएगी। राइट। तो अब आई थिंक कि आप लोग सब समझ गए होंगे इसके बारे में खूब अच्छे से, क्रीम ऑइंटमेंट के बारे में समझ गए होंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स जो मैंने आपको ये बताई ये भी आपको समझ में आई होंगी, ये सब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना। अभी तो सोरियासिस ही बताया है, बाकी इनकी डिटेल हम लोग कल फिर और बात करेंगे, है ना, कि इनको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है और कैसे ध्यान रखना है इनका। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोरियासिस। एक बार आ जाओ फटाफट। यस। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको म्यूट अनम्यूट करने का वो दे रहा हूँ। यस, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। व्हाट वो चैट पे भेज सकते हो। यस, एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप बताओ, मैं जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें, एक दो लाइनें, है ना। व्हाट इज द यूवीबी, NBUVB, NBUVB। नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी। ये बैंडविड्थ आपने पढ़ा होगा ना, जो लेमडा वगैरह पढ़ा था आपने, है ना उनकी। तो ये नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड, है ना, इसमें भी ब्रॉड बैंड होता है। तो अलग अलग बैंड की दवाइयां होती हैं, है ना। तो ये नैरो बैंड हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। किसी एक कार्टिकोस्टेरॉइड, फोलिक एसिड मस्ट है, हाँ बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि फोलेट एंटागोनिस्ट है। तो मिथोट्रिक्सेट अगर लंबे समय तक आपको देनी है तो 3-4 डोज के बाद टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसीलिए आपको फोलिक एसिड देना पड़ता है। मिथोट्रिक्सेट का ट्रीटमेंट जब भी देते हैं तो साथ में हम लोग फोलिक एसिड दे देते हैं। ठीक है। चलो, किसी एक कार्टिकोस्टेरॉइड का नाम बताना है सबको, जिसको जो याद है। ब्रांड नेम नहीं, जेनरिक नेम बताना है आपको, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम बताना है। तो बीटामेथासोन एंड बेक्लोमेथासोन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लो, बीटामेथासोन एंड बेक्लोमेथासोन। यस। है ना, कोशिश देखो आप लोग करो, आप लोग ये मान लो अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको फिर भी आपको कोशिश करनी है। हम्म। ऊपर देख के लिख दो, पढ़ लो, क्योंकि जब आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपकी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो बीटामेथासोन या बेक्लोमेथासोन ये आपको याद रखना है। राइट। ठीक है। फिर दूसरा इसमें मैं, साइड इफेक्ट किसके ज्यादा है, मोर पोटेंट या लेस पोटेंट वाले? साइड इफेक्ट मोर पोटेंट में ज्यादा है, इसलिए मोर पोटेंट को हम लोग कम यूज करते हैं, कम समय के लिए यूज करते हैं, है ना। हम लोग लेस पोटेंट वाले को प्रिफर करते हैं। कल मैं इसके बारे में और बताऊंगा आप लोगों को, है ना, इन क्रीम्स बेटनोवेट के बारे में, बेटनोवेट कहाँ यूज करने हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, किन किन बीमारियों में यूज करते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इन क्रीम का बहुत गलत इस्तेमाल होता है ना, और हर घर में मैंने देखा है रखी रहती है। और ये कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम ना, ये बहुत ही नुकसानदायक है, फायदा भी बहुत करती है, नुकसान भी बहुत करती है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कि कहाँ पे गड़बड़ होती है। और खास तौर से मैंने पहले भी एक बार बताया था कि फंगल इन्फेक्शन में लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत फायदा होता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें कल बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग एक स्कीम चला रहे हैं जिसमें जो है
है ना। जो भी नए बच्चे डाउनलोड करते हैं उनको एक कोर्स लेना है, जो डेमो वाला कोर्स है, रजिस्ट्रेशन फॉर डेमो कोर्स, है ना, वो उनको परचेज करना है। और प्रमोट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर बच्चे को, अगर वो डाउनलोड करता है, 20 रुपीज का लेता है, कूपन वगैरह उसमें है, तो हम लोग उसको 40 रुपीज वापस कर रहे हैं। और जिसका कूपन लग जाता है, आप अपना कूपन भी बनवा सकते हो, है ना, तो उसमें फिर उसको भी 20 रुपीज देते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग अपना सब थोड़ा सा मोटिवेट करो, अपने साथ वालों को बताओ, तो बच्चों में थोड़ी सी बात फैल जाती है ना कि अरे यार ये डाउनलोड कर लो, ये 20 रुपए की जगह 40 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्लास में ना ज्यादातर लोग फिर देखते हैं। और उनको 20 दिन के लिए फ्री पढ़ने का मौका भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्री वो 20 दिन पढ़ेंगे, हो सकता है उनको कोई कोर्स पसंद आ जाए। एनाटमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, क्लिनिकल, मेडिसिन, सर्जरी, आयुर्वेदा, बहुत सारे हैं, गायनी ऑफ, है ना। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज। तो आप अपने साथियों को बताओ, उनको लिंक भेज दो ऐप डाउनलोड कर, है ना। और अगर वो डाउनलोड करते हैं, कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे यहाँ से फोन जाएगा, है ना। फोन मिस्टर आशीष हैं, मिस ईवा हैं, वो लोग फोन करेंगे और उनको बताएंगे कोर्स के बारे में, परचेज करने के बारे में। और अगर वो परचेज करते हैं तो उनको 40 रुपये वापस कर दिया जाएगा। और मतलब 20 का लेंगे और उनको 40 मिल जाएंगे, 20 रुपये फ्री भी हो गए और 20 दिन की पढ़ाई भी फ्री हो गई। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर प्रमोशन, जस्ट फॉर ये है, आप लोग जो है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट टू